नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में पदस्थ प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र तिवारी जी से। पिछले कुछ समय से यूजीसी को लेकर देश में काफ़ी बवाल की स्थिति बनी हुई है। कुछ इसके पक्ष में है, कुछ इसके विरोध में है। तो आइए हम इनसे प्राचार्य जी से जानते हैं कि आखिर यह यूजीसी का नियम क्या है और इसको लेकर विरोध क्यों हो रहा है। तो सर ये बताइए कि जो यूजीसी बिल है ये क्या है और इसको लेकर क्या स्थिति है देश में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को चुना। और यूजीसी को लेकर के एक हम सबको पता है कि एक कानून आया था, और कानून क्या, वो यूजीसी विश्वविद्यालय आयोग ने एक नियम निकाला। माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा था और उसके बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि इस पर कुछ सही दिशा में नियम बनाए जाएं। और ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार नियम आया था, इससे पहले भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समता के संवर्धन को लेकर के कानून बना था। अगर हम बात करें तो 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026, अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्यों को देख करके अगर जिन लोगों ने पढ़ा हो, सबसे पहली बात तो ये हमारे देश की विडंबना है कि हम जब भी कोई नियम आता है तो हम उसको सोशल मीडिया और जो मौखिक रूप से प्रचलन में बातें आती हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपेक्षाकृत जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसको पढ़ने की बजाय। जब हम उस ड्राफ्ट को नहीं पढ़ते हैं तो समस्या ये आती है कि उसको लेकर के भ्रामक चीज़ें आती हैं और हमको लगने लगता है कि नहीं, कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया। कुछ ड्राफ्ट बनाने में कुछ कमियां रह गई थी, ये बात बाद में बनाने वाले लोगों ने भी मानी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उस पर स्थगन दिया। इसका मतलब कि उसमें कमियां थीं, और ये कहना कि पूरा का पूरा ड्राफ्ट गलत था, ये भी गलत है। मतलब दो, चाहे उसके पक्ष के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों, मुझे लगता है कि बिना पढ़े ही दोनों पक्ष के लोगों ने उस पर बात करना शुरू कर दिया, जबकि हमें संतुलित रूप से और इंतजार करना चाहिए। और हर चीज़, कभी कोई कानून बनता है उसके विरोध का एक तरीका होता है। जैसे जो लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में गए और उसके बाद हमने देखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर स्थगन देते हुए अब आगे उस पर सुनवाई होगी, और निश्चित रूप से जो उसमें कमियां हैं उसको वापस लेने की बात सरकार ने स्वयं कही है। ये यूजीसी 2012 भी आया था, वो अपने विश्वविद्यालय कॉलेजों में लागू भी था। वो उस नियम में क्या था और जो अभी जो नियम है इसमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, कैंपस जो होता है वो समाज का ही प्रतिबिंब होता है, चाहे वह कॉलेज का कैंपस हो, चाहे वह विश्वविद्यालय का कैंपस हो या कहीं का कैंपस हो, वो समाज का प्रतिबिंब होता है। अगर हम समाज को समरस नहीं बनाएंगे और केवल यह कोशिश करेंगे कि कॉलेज के कैंपस, मेरा मानना है कि हम भी विद्यार्थी रहें, आप भी विद्यार्थी रहें, इस सारे समाज में बहुत सारे लोग विद्यार्थी रहें। आपने देखा होगा कि समाज और गांव से ज़्यादा या शहर से ज़्यादा, या हम जिस मोहल्ले कस्बे में रहते हैं वहाँ से ज़्यादा समरसता शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में है, पहले से रही है। कभी भी दोस्त बनाने में या दोस्त चुनने में या सहपाठी जो भी रहते थे, उनके साथ जातिगत भेदभाव जैसी चीज़ें मुझे तो अपने अध्ययन के दौरान नहीं दिखी। हाँ, समाज में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और ये बात सही है कि हमारा समाज समरस रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से बीच में अंग्रेजों ने और अन्य तरह के शासकों ने उसको बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन हमारी जिम्मेदारी आज भी बनती है कि हम समाज को समरस बनाएं और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये दो यूजीसी जो 2012 जो पहले से लागू है वो क्या था। देखिए, वो भी यही कानून था, कोई ऐसा उसमें कानून में कोई ऐसा अंतर नहीं था कि कोई अलग तरह का कानून था। हाँ, कानून में सुधार होता है। कानून में सुधार क्यों होता है कि जब ऐसा लगने लगता है, दरअसल होता क्या है कि जो कानून पहले से बना हुआ है अगर वह प्रभावी नहीं है तो केवल इसमें मैकेनिज्म में सुधार किया गया है। भेदभाव दूर करने की बात वह कानून भी कर रहा था, भेदभाव दूर करने की बात यह कानून भी कर रहा था, लेकिन कभी कभी हम मैकेनिज्म में सुधार करते करते उसके कुछ विषयों से भटक जाते हैं। ऐसा ही इस कानून के साथ शायद हुआ, इसीलिए माननीय न्यायालय को उसको रोकना पड़ा। जैसे भेदभाव की बात की गई, तो भेदभाव इसमें कितने तरह के हो सकते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव की बात की गई है, इसमें महिलाओं के साथ भी भेदभाव दूर करने की बात की गई है, इसमें दिव्यांगजनों के साथ भी भेदभाव दूर करने की बात की गई है, इसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके साथ भी भेदभाव दूर करने की बात की गई है।
मतलब कि जिनको हम वीकर सेक्शन मानते हैं, कमजोर वर्ग मानते हैं, कि जिनके साथ कहीं ना कहीं अभी भेदभाव होता रहा है, उन सब वर्गों की बात हुई है, केवल जातिगत आधार पर नहीं। लेकिन इसका एक क्लॉज बना जिसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई, उसमें केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और इस बार पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया। पहले वाला जो आप बता रहे 2012 का, उसमें केवल SC ST वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव दूर करने की बात की गई थी। इस बार पिछड़े वर्ग की भी बात की गई, ये एक अंतर आया। और केवल पिछड़े वर्ग की बात नहीं की गई, महिलाओं को और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और दिव्यांगजनों के साथ भी जो भेदभाव हो रहे हैं उनको भी दूर करने की बात की गई और मैकेनिज्म बेहतर बनाने की बात की गई। लेकिन उसको बनाते बनाते जो जातिगत भेदभाव की परिभाषित किया गया वो गलत किया गया। अच्छा, इसमें गलत तो सवर्णों के साथ भी हो सकता है, अनारक्षित वर्ग के साथ भी हो सकता है, लेकिन उनके पास शिकायत करने का इसमें जो क्लॉज है उसमें अवसर नहीं है। देखिए, इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपसे बताया कि इसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़ा, मतलब मैं इस कानून का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हो गया है, इस पे स्टे है। इन्हीं सब बातों की जो आप कह रहे हैं, इन्हीं सब की सुधार की गुंजाइश है, और इसी गुंजाइश को लेकर ही मुझे लग रहा है कि माननीय न्यायालय ने और स्वयं सरकार ने इस पे सुधार करने की बात की है, और आगे आपको सुधरा हुआ ड्राफ्ट मिलेगा भी। और मुझे लग रहा है बनाने वालों ने कहीं ना कहीं इसको पूरे खुले मन से नहीं देखा है, जो कि आगे इनको देखना होगा। अच्छा, ये जो नया नियम है ये क्या छात्रों को समान सुरक्षा का अवसर देंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो छात्रों को समान अवसर ये नए नियम देंगे, इसी को लेकर के इसका उद्देश्य यही था। अब जब यह कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई इसमें विवाद ये हो गया कि नहीं, कुछ छात्रों को ये लगा कि नहीं इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो न्यायालय ने इस पर स्थगन दिया। और किसी भी कानून का दुरुपयोग होना, देखिए कानून का दुरुपयोग होने के डर से कानून बनाना नहीं बंद किया जाएगा। अच्छा, ये जो क्लॉज बना है इसमें क्या आरोपित छात्रों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा? बिल्कुल, इसमें आरोपित छात्र को, सबसे बड़ी बात तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये कानून कहीं ये नहीं कहता है कि ये मामला पुलिस के पास जाएगा। अब आप एक बात समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कानून बना है, अगर आपने इसको, जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि एक समान अवसर केंद्र गठित होगा, एक समता समिति का गठन होगा। ये उसका जो 5वां मतलब सेक्शन 5 है, उसका सब क्लास जो सब सेक्शन 6 है, उसमें समता समिति के गठन की बात की गई है। अब उस समता समिति का अध्यक्ष जो होगा वो संस्थान का प्रमुख होगा, यानी कि विश्वविद्यालय में कुलपति, कॉलेजों में प्राचार्य, जो जहाँ है, जो संस्था का प्रमुख है वो होगा। उसके बाद 2 वरिष्ठ प्राध्यापक होंगे, वरिष्ठ शिक्षक, उसके बाद एक कर्मचारी होगा, उसके बाद 2 छात्र होंगे। छात्रों का चयन किसी जाति के आधार पर नहीं होगा, बल्कि इसमें लिखा हुआ जो शैक्षणिक और योग्य और खेलों में आगे होंगे, मतलब जो उस महाविद्यालय के बेस्ट स्टूडेंट होंगे, उन 2 स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। और 2 लोग समाज से जो प्रोफेशनल लोग हैं, उसमें भी जात की बात नहीं की गई। मतलब वो जो समता समिति बन रही है, वो समिति एक्चुअल में जांच करेगी। पहले क्या होता था कि जो आपने बात की थी भी कुछ देर पहले कि 2012 के कानून में और इस कानून में क्या अंतर आया, तो मैकेनिज्म सुधार की बात की गई कि भाई जो व्यवस्था है, आप समझिए कि कानून कोई भी होता है, अगर उसका समय पर पालन ना किया जाए, आप भी जानते हैं कि कोई जांच कमेटी बनी, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लिंगोरान हो रही है। अब अगर वह लगातार जांच पूरी नहीं हो रही है, तो इससे क्या होगा? इससे देखिए, जांच पूरी ना होने पर आप ये मत मानिए कि केवल विक्टिम परेशान होता है। कभी कभी अगर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा है, अब आप समझिए किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लग गया, अब अगर वह मुकदमा 10 साल चल गया, तो लगाने वाला परेशान नहीं है, उसमें जिसके ऊपर लगा है उसके साथ भी दिक्कत है। तो इस मैकेनिज्म को सुधार करते हुए इसमें टाइम लिमिट दी गई कि आपको 15 दिन के अंदर इसकी जांच करके और इसको देना है। अब आप एक बात समझिए, कोई भी कैंपस में अगर संज्ञेय अपराध हुआ तो पुलिस FIR होगी, बिल्कुल। बिना पुलिस की FIR के किसी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब इसमें कोई अलग से सेक्शन और धारा और जेल जाने का अलग से कोई प्रावधान नहीं है। एक बात तो आप गहराई समझिएगा, मैंने सोशल मीडिया में देखा कि UGC कानून आ गया, अब जेल भेज दिया जाएगा। ये कानून किसी को कहीं भी जेल भेजने की बात नहीं कर रही है। दूसरी बात, ये कानून व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति पर, किसी छात्र पर ये जिम्मेदारी नहीं डाल रही है कि उसे समता का पालन करना है। ये कानून वास्तव में संस्थानों को समता का पालन कराने के लिए जिम्मेदारी दी गई।
इसका परिणाम, इसका जो अंतिम परिणाम है या इसमें जो सजा दी गई, जो इसमें प्रावधान किए गए, तो वो किसी को व्यक्तिगत जेल भेजने की बात नहीं की गई। इसमें जो संस्थान ऐसी चीजों को लागू नहीं करेगा, जिस संस्थान में भेदभाव हो रहा है, भेदभाव होने के बाद इस कानून के प्रावधान को नहीं लागू करेगा, उस संस्था का क्या होगा? उस संस्था की मान्यता समाप्त होगी, उस संस्था पर कार्रवाई होगी। ठीक है। व्यक्तिगत तब होगी कि हम अगर पढ़ रहे हैं, तो अब अगर आप ये बताइए कि इससे पहले ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना हुआ है, जिसको हम एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं। बिल्कुल। अब एट्रोसिटी एक्ट का ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि शैक्षणिक संस्थान में लागू नहीं होगा। ठीक, अब इसमें कोई नया अपराध नहीं बना है इस कानून में, और न कोई नई सजा बनी है। ठीक, ना इसमें कहीं गिरफ्तारी की बात है। इसमें सारी ये एक तरह से इन हाउस कमेटी ही है। इसमें 2 मेंबर समाज से आएंगे, 2 मेंबर छात्र से आएंगे, 2 मेंबर सीनियर प्रोफेसर होंगे, एक प्राचार्य होगा, एक समता समन्वयक का जो एक स्थायी टाइप का केंद्र में किसी टीचर को रखेंगे, वो होगा। अब ये लोग मिलकर के दोनों पक्षों को सुनकर ही, अब ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया और उसकी गिरफ्तारी हो गई। देखिए, इस कानून में कमियां थी, लेकिन ये कानून पूरी तरह से गलत नहीं था। कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। अब हमने क्या किया? हमने इसको लेकर के समाज में भेदभाव पैदा कर दिया। एक पक्ष खड़ा हो गया, उसको लगा कि नहीं, हमारे साथ पीड़ित हैं और वो हमारे साथ पूरा समाज गलत करता है। जबकि ये बात संस्थाओं पर दी गई कि आप इन भेदभावों को रोकिए, और जिम्मेदारी संस्थाओं को दी गई, और किसी व्यक्ति पर कोई नया अपराध नहीं बना। अब आप समझिएगा, समाज में क्या मैसेज गया कि अरे ये एक नया कानून आ गया है, इसमें एक नई सजा है। इस पूरे 7 पेज का, 7 पेज हिंदी में और 7 पेज अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ये पूरा एक्ट है। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस एक्ट को पूरी ईमानदारी से पढ़ें। पढ़ने के बाद ये निर्णय लें कि क्या इसमें कहीं एक नई सजा है। तो इसमें तो एक भी नई सजा नहीं है। इसमें यह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, तो आप ये बताइए, कॉलेज कैंपस में आज भी अगर मारपीट होती है तो मामला पुलिस थाने जाता है। बिल्कुल। भाई, अपने शहर में एक छात्र की हत्या हो गई कॉलेज कैंपस में, तो अब वो इन हाउस कमेटी थोड़ी करेगी, वो तो जाएगा मामला जाएगा। तो ऐसे मामले आगे भी जाएंगे, कह रही है। हाँ, इसमें जो जाति भेदभाव की परिभाषा थी वो स्पष्ट नहीं हो रही थी, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, इसे वापस लिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कानून गलत था। तो जहाँ सुधार की गुंजाइश है वहाँ सुधार करना चाहिए, और फिर सही तरीके से कानून लाना चाहिए। क्योंकि कानून का दुरुपयोग तो पास्को एक्ट का हो रहा है, दुरुपयोग महिला सुरक्षा कानूनों का हो रहा है, दुरुपयोग दहेज के कानूनों का हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। लेकिन दुरुपयोग करने वाले लोग जो हैं, वो उनके डर से, तो जो दुरुपयोग करने वाले, इसमें है मौका उनको है। और मैं तो कहता हूं कि जो प्रावधान कुछ हटाए गए हैं, तो इसको नए कानून को लाने पर झूठी शिकायतों पर भी कोई ना कोई अच्छा कानून बनना चाहिए, और झूठी शिकायतें ना हो इसका भी प्रयास करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जोड़ करके अगर नए कलेवर में कानून लाया जाएगा, तो निश्चित रूप से कानून संस्थानों के फायदेमंद के लिए होगा और समता स्थापित करने के लिए होगा। क्या नियमों का दुरुपयोग होने की संभावना है इससे? मैंने अभी ये बात पहले ही कह दी कि नियमों का दुरुपयोग होने का, देखिए, पहली बात तो आप एक बात समझिए कि नियमों का दुरुपयोग नियम बनाकर नहीं होता, नियमों का दुरुपयोग व्यक्तिगत स्तर पर होता है। अब आप जानते हैं कि शिकायत को सुनने वाले, शिकायत करने वाले, इन सब के अंदर मानवीय गुण और मानवीय कमियां होती हैं। कानून लागू करने वाले भी मानव हैं, कानून बनाने वाले भी मानव हैं, और कानून से पीड़ित भी मानव है, और कानून का जो उपयोग कर रहा है, ठीक, जिसके खिलाफ कानून लाया जा रहा है, वो भी मानव है। मनुष्य होने के नाते जो कमियां हो सकती हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सुरक्षात्मक कानून मिले हैं। अब उस सुरक्षात्मक कानून का उतना उपयोग करना चाहिए जितनी उसकी सुरक्षा है। लेकिन आप देखते हैं कि जब हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, तो हम प्रयास करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी सजा हो, और जब हम अपराध करते हैं तो चाहते हैं कि नहीं, कानून को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। तो जो ये मानवीय पक्ष है, इससे दूर हट करके निष्पक्ष भाव से कानून को अगर लागू किया जाए, तो निश्चित रूप से कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन अगर वही मानवीय कमियां होंगी तो कानून का दुरुपयोग होगा। जब शैक्षणिक संस्थानों में क्या जातिगत भेदभाव मौजूद है? क्या देखते हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, शैक्षणिक संस्थानों में मैंने फिर कहा
कि समाज अगर समरस होगा तो शैक्षणिक संस्थान अपने आप समरस होंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मैं 2004 से कॉलेज कैंपस में अध्ययन भी किया और अध्यापक भी रहा और प्रशासक के रूप में मैंने कार्य किया। मेरे पास कोई भी छात्र इस आधार पर मैंने छात्र, देखिए आप ये बताइए कि खेल भावना, क्रिकेट की टीम बनती है कॉलेजों में, फुटबॉल की टीम बनती है, आप मुझे किसी कॉलेज की क्रिकेट और फुटबॉल की टीम निकाल के दे दीजिए कि जिसमें एक ही जाति के लोग रहते हो, आप मुझे क्लासरूम बता दीजिए। ऐसी बातें करना, मुझे लगता है कि आज जितना आगे भारत देश बढ़ चुका है, आज राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर है, विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, तब ऐसी बातें कैंपस में लाना, ये कैंपस एक माध्यम है, क्योंकि कैंपस से होकर के ही पूरा भारत गुजरता है। कल जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या देश को चलाने वाले लोग बनेंगे, या नेता बनेंगे, या कुछ भी अधिवक्ता बनेंगे, कोई भी सेवा कार्य करने वाले लोग बनेंगे, किसान बने, समाज सेवी बने, वो सब कैंपसों से होकर निकलेंगे। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये प्रचार किया जा रहा है कि कैंपस जो है वहां पर जातिगत भेदभाव है। ऐसा प्रचारित करने से, क्योंकि कैंपस से निकला हुआ व्यक्ति समाज में जाएगा, जब वो समाज में जाएगा और जब वो ऐसी भावना लेकर जाएगा तो निश्चित रूप से समाज के लिए अच्छा काम नहीं करेगा। जब राष्ट्र सर्वोपरि है से जाति सर्वोपरि है की बात हम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज समरस नहीं होगा। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है और जो नई जनरेशन है उसमें ये भावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। केवल कुछ दूषित मानसिकता के लोग इन भावनाओं को, अब आप इस शहर में रहते हैं, मैं बता दूं आपको, मेरे कॉलेज में एक शिकायत नहीं है, बड़े कैंपस है, विश्वविद्यालय है और ये है, आप लोग खुद मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, आप कितनी ऐसी खबरें देखते हैं। बिल्कुल सही। बस होता क्या है कि एक कोई बेमुला की बात लेकर के फिर उसको ऐसा प्रचारित किया जाता है जैसे पूरा भारत हो। एक घटना पूरा भारत नहीं हो सकती है। बिल्कुल। हाँ, एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए, लेकिन किसी एक घटना को लेकर के पूरे कैंपसों का निर्धारण किया जाए कि पूरे कैंपस जातिगत भेदभाव में है, तो मैंने नहीं देखा है। और मैं विशेष कर बता दूं कि भारत के कैंपसों में ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लोग पढ़ने जाते हैं, मेडिकल शिक्षा वाले, इंजीनियरिंग शिक्षा वाले, आप देखिए IIT कैंपसों को देखिए, कहाँ ऐसी भेदभाव नहीं है। लेकिन ये दुष्प्रचारित किया जा रहा है और खासकर ये विदेशी माध्यमों से, जो विदेशी एजेंसियां हैं जो भारत का विकास नहीं देख पा रही हैं, वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। अनारक्षित वर्ग के लोगों का कहना है कि हमारे खिलाफ भी गलत हो सकता है, हमको भी शिकायत का अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस क्लास में ऐसा बिल्कुल। देखिए, ये एक कानून है। कैंपस में रैगिंग रोकने के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि हर कैंपस में 10 कमेटियां हैं। किसी छात्र के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, छात्र छात्रा के साथ, तो उसके लिए 10 कमेटियां हैं। ये उन्हीं कमेटियों में से एक कमेटी है। अब आप समझिए, ये कमेटी एकमात्र कमेटी नहीं है जो समता स्थापित करने के लिए है। महाविद्यालय में जब कोई कमेटी नहीं थी तब भी अनुशासन समितियां होती थी। आज भी अनुशासन समिति है, मतलब आज भी रैंकिंग कमेटी है, आज भी विभिन्न तरह की कमेटी है। ये बात कहना कि केवल यही कमेटी है जो सारा निर्णय लेगी, ये गलत है। इसके अलावा भी तमाम तरह के फोरम हैं और उन फोरमों में किया जा सकता है। हाँ, और इसमें भी ऐसे प्रावधान करने चाहिए। अगर अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति मांग करते हैं तो अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति भी इस देश का नागरिक है, आरक्षित वर्ग का व्यक्ति भी इस देश का नागरिक है। एक ही पिता की सब संतानें हैं। जब एक ही पिता की सब संतानें हैं तो मांग करना, राज्य एक पिता के रूप में होता है तो उस पिता से राष्ट्र एक पिता के रूप में होता है। उस पिता से मांगना किसी भी तरह से गलत नहीं है, बिल्कुल उनको मांगना चाहिए और ऐसा मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए जिसमें इनके साथ साथ और अन्य छात्र भी शामिल हों। तो शिकायतों के मामले में क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन हमेशा निष्पक्ष रहता है? देखिए, मैंने फिर बताया कि शिकायतों के मामले में व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत पक्षपात, आप समझिए, अगर पक्षपात नहीं है तो आप किसी से भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। न्याय जो है वो केवल कागज पे नहीं दिया जा सकता। न्याय केवल नियम बनाए जा सकते हैं। न्याय देना एक मानवीय गुण है। न्याय जो है वो ईश्वरीय काम है। हम अगर मनुष्य से उम्मीद करें, हमने बहुत पहले बचपन में पंच परमेश्वर की कहानी पढ़ी। पंच परमेश्वर की कहानी में
हमने यही पढ़ा कि पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है। कभी भी अगर व्यक्ति स्वयं ईमानदार नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है, तो दूसरों को न्याय नहीं दे सकता। तो भेदभाव आम तौर पर नहीं होते। जैसे मैं बता दूं एज अ शिक्षक कि शिक्षक किसी विद्यार्थी को डांट तो सकता है, उसको कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसका नुकसान नहीं कर सकता। ये क्या, ये शिक्षक का गुण है। इसी तरह जब व्यक्ति न्याय देने की स्थिति में आता है तो वह फिर ये मानता है कि ईश्वरीय काम है, और अगर ईश्वरीय काम मानकर करेगा तो और विश्वविद्यालयों में हो सकता है 1-2% हर जगह गड़बड़ियां हैं, तो 1-2% पक्षपात होता होगा, लेकिन अब कोई कहते नहीं पूरा पक्षपात होता है, तो मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या इस मामले को राजनीतिक संगठनों ने हवा देने का काम किया है? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि इस मामले को राजनीतिक संगठनों ने जितना नहीं दिया, उतना राजनीतिक संगठनों ने तो इस पर कोई इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने भी देखा अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में। इस पे छुपे हुए लोग जो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध हैं, जो ऐसी एजेंसियां हैं जो दिन रात केवल ये काम करती हैं कि भारत में वैमनस्यता हो। आप एक बात समझिए कि आप ये मत मानिए कि जो दुनिया में बड़े व्यापार करने वाले लोग हैं, ये इनको स्थिरता से मतलब नहीं होता। हर देश युद्ध से, अब आप देखिए युद्ध हुआ 2 देशों के बीच में, युद्ध होने का असर पूरे विश्व पर हुआ, पूरे विश्व के व्यापार पर हुआ। उसी तरह भारत को अगर अस्थिर किया जाएगा, तो आज ही मैं सुबह देख रहा था कि इतने युद्ध के बाद भी भारत में जीडीपी 7.7% है। मतलब इस युद्ध के बाद भी जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी की ओर जा रहा, तो भारत कुछ हद तक आर्थिक सुधारों में लगा है। हालांकि महंगाई को भी कंट्रोल करना भारत के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, और विश्व के पैमाने पर हम हैं। ऐसे में जो ये लोग हैं, जो ताकतें हैं, जो ये चाहते कि देश अस्थिर हो, निश्चित रूप से वो प्रयास किए और काफी हद तक वो अपने प्रयास में सफल होते दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने और सरकार ने कहा कि नहीं हम इस कानून को सुधार करके फिर लाएंगे, तो वो एकदम से उनका हौसला पस्त हो गया। और अब आप देखिए कि अब समाज में इस बात को लेकर कोई विवाद भी नहीं है, और समाज में सब लोग एक साथ रह भी रहे हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है। मतलब ये चीजें केवल क्या है, सोशल मीडिया की उपज है और समाज को लड़ाने का एक प्रयास है। सामाजिक न्याय क्या ये उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है? देखिए उच्च शिक्षा का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो आगे चल करके कुछ काम करेगा वो शिक्षित होगा। उच्च शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए और बेहतर काम करेगा, ये माना जाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति को समाज के महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाते हैं। तो जब दिए जाते हैं तो सामाजिक न्याय के बिना, देखिए अगर समाज में किसी भी एक व्यक्ति के साथ, देखिए हम लोग सामाजिक न्याय को जाति से जोड़ते हैं, जबकि सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति पिछड़ रहा है, तो हमारा तो संविधान ही सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय उच्च शिक्षा संस्थान का नहीं, बल्कि इस देश का सबसे पहला लक्ष्य है। ये संवैधानिक लक्ष्य है कि हम, ये हमारा उद्देश्य है कि हमको सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। और अगर कैंपस उस सामाजिक न्याय को लागू नहीं करेंगे तो फिर सामाजिक न्याय कहीं नहीं रहेगा। तो ये भावना लोगों में, समाज के अंदर विकसित करनी है, और इसको विकसित करने के बाद ही देखिए समाज का जो विकास है वही राष्ट्र का विकास है। तो राष्ट्र के विकास के लिए सामाजिक न्याय होना बहुत जरूरी है। अब आप ये बताइए जो दुनिया भर की योजनाएं हैं वो क्यों बनाई गई? क्यों बनाया गया कि भाई घर में रहने वाली महिलाओं को एक राशि दी जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्टेशनरी दी जाए, जो स्कूल के विद्यार्थी हैं वो टॉप करें तो उनको लैपटॉप दिया जाए। ये देखने के लिए लगता होगा कि ये योजनाएं मतलब केवल राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन इनके पीछे अगर लक्ष्य देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की पूर्ति तो हो रही है। एक वर्ग है, जिन कुछ लोग हैं जो पीछे रह गए थे, उनको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। तो यह थी शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा के प्राचार्य प्रोफेसर योगेंद्र तिवारी जी से यूजीसी बिल को लेकर एक संक्षिप्त चर्चा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।